Hello everyone. Welcome to the session of Microbes in Human Welfare Theory Part. आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज इस चैप्टर का थ्योरी देखेंगे, देन उसके बाद हम डीपीपी एंड पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। डिस्क्लेमर: The images, text and other material used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2018 से लेके 24 तक पूछे गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 पूछे गए हैं और इनका वेटेज जो है वो 1.6%। वेटेज जो है वो 1.6% का है, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन हर साल जो है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर डिटेल्ड जो है वो ट्रेंड एनालिसिस शो की गई है। तो आइए ईयर वाइज देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे अभी तक जो है वो किस टॉपिक से पूछे गए। तो 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो स्टार्टिंग के 3 जो माइक्रोब्स का जो टॉपिक है, माइक्रोब से रिलेटेड टॉपिक है, इससे देखिए प्रश्न पूछे गए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज है वो है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दैट इज 1। और ये क्वेश्चन जो है काफी एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन है। 2019 की बात करें तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो कॉन्सेप्ट इन प्रश्न के पीछे यूज किए गए हैं वो है आपके माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चन 4। तो यहां पर देख सकते हैं काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में, और ये जो क्वेश्चन थे वो एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन। 2020 की अगर हम बात करें तो देखिए माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट, इन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। और जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया था इन प्रश्न के पीछे वो था माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 3 है। और अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो एवरेज टू डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन इससे पूछे गए। 2021 माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इन टॉपिक से के पीछे अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, राइट। और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या है, 1। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी काफी इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे ईयर 2022 की। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। और यहां पर जो कॉन्सेप्ट था वो था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 और ये काफी एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन। 2023 में इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन 2024 में देखिए माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। और जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे था वो था केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, राइट। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एक ही प्रश्न पूछा गया था और वो भी एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि जो है 19 और 20 में 4 और 3 प्रश्न भी पूछे गए हैं, है ना। तो आपको इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 इससे प्रश्न कम आते हैं बट यस एक एक प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से, ठीक है। सो यहां पर हम इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा माइक्रोब्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, राइट। बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, microbes are the major component of the biological system on the earth.
देखिए हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि मैक्रोस्कोपिक हैं, आपको इसको जो है किसी पर्टिकुलर एड्स की आवश्यकता नहीं होती है देखने के लिए। एड्स यानी कि कोई यंत्र। अब यहां पर देखिए, अगर आपको माइक्रोब्स को देखना है तो आपको एक यंत्र यानी कि एक एड की आवश्यकता पड़ेगी, और वो है माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप के अंदर, हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर इन माइक्रोब्स को देख सकते हैं। और ये माइक्रोब्स हमारे अर्थ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। देखिए वो हर जगह प्रेजेंट है। आप चाहे सॉइल ले लें, है ना, वहां पे भी आपको दिख जाएंगे। वाटर लीजिए, एयर लीजिए, हमारी बॉडीज के अंदर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। और बाकी दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी ये माइक्रोब्स जो हैं वो पाए जाते हैं, राइट? They are present even at sites where no other life form could possibly exist. Sites such as deep inside the geysers, जिसको आप thermal vent भी कहते हैं, where the temperature may be high as 100 degrees centigrade, deep in the soil, under the layers of snow, several meter thick and in highly acidic environment. तो देखिए यहां पर जो है नॉर्मल सॉइल में, वाटर में, एयर में, इन जगहों पर तो ये बैक्टीरिया, फंजाई जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे प्रेजेंट होते ही है ना। लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी ह्यूमन की जो बॉडी होती है उनमें भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ जो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके बॉडी के अंदर भी जो है ये पाए जाते हैं, राइट? ये बहुत ही एडवर्स कंडीशन में भी कुछ जो है वो माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अब देखिए यहां पर जो है बात की गई है गीजर्स की, जिसको आप थर्मल वेंट के नाम से भी जानते हैं। यहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, है ना, जीवित रहना जो है बहुत ही मुश्किल है, राइट? तो डीप इन द सॉइल, सॉइल के अंदर जहां पर एयर अवेलेबल नहीं है, यहां पे भी टेम्परेचर जो है वो काफी लो डाउन जो है वो हाई होता है। और अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक, है ना, स्नो के अंदर जहां पर टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा जो है वो लो होता है, वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। इवन दे आर प्रेजेंट इन द हाईली एसिडिक एनवायरमेंट। ओके, एसिडिक एनवायरमेंट में भी जो है ये आपके प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स। अब देखिए हमारे जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो, इसमें आप क्या क्या ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर जो है आपके प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, फंजाई होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, यानी कि वायरस भी हमारे माइक्रोब्स का ही हिस्सा है, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन। दीज आर द प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट। ये जो है प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट है, जिसको आप प्रियॉन्स कहते हैं। ये वायरस का ही पार्टिकल होता है, लेकिन ये काफी इन्फेक्शियस होता है। Microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form the colonies that can be seen with the naked eye. Such cultures are useful in the studies on microorganisms, right? तो माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं ना, ये जो है वो न्यूट्रिटिव मीडिया के ऊपर ग्रो करते हैं। आपका जो लेबोरेटरी में आप इन माइक्रोब्स को ग्रो कर सकते हैं। यहां पर जो है वो न्यूट्रिटिव मीडिया होता है ना, उसके ऊपर जो ये माइक्रोब्स ग्रो कर रहे होते हैं। और आप इन माइक्रोब्स को फिर फर्दर निकालकर आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए फिगर में आपको कुछ माइक्रोब्स के जो है वो फिगर लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं बैक्टीरिया जो सबसे पहला वाला है, यहां पर ए बैक्टीरिया का फिगर है। ये रॉड शेप है और ये 1500 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज है। स्फेरिकल शेप, यहां पर देख सकते हैं बैक्टीरिया का शेप यहां पर स्फेरिकल शेप में है, और ये भी 1500 टाइम्स जो है वो मैग्निफाइड है। यहां पर आप देख सकते हैं कि रॉड शेप्ड जो है वो आपका बैक्टीरियम है, जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है ना, फ्लैजिला, और ये 50,000 टाइम्स मैग्निफाइड है। दूसरे फिगर की आप बात करें तो देखिए यहां पर आपका बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस आपको पता होगा कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको आप बैक्टीरियोफेज कहते हैं, है ना। और यहां पर आप देख सकते हैं जो है आपका बी फिगर,
एडिनो वायरस विच कॉजेस रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। ये आपका एडिनो वायरस है जो कि हमारे अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है तो वहां पर इंफेक्शन कॉज करता है, राइट। और इसके साथ साथ जो है यहां पर आप देख सकते हैं टीएमवी, टीएमवी वायरस है, टोबैको मोज़ोइक वायरस, जो कि 1 लाख to 1,50,000 टाइम्स मैग्नीफाइड है। ये आप देख पा रहे हैं क्योंकि इसको काफी हाई पावर माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके इसका पिक्चर दिया गया है, राइट। अब हम बात करेंगे इस माइक्रोब्स का जो है हमारे डेली हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड एज अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट क्या इसका यूज होता है ना। तो हमारा जो टॉपिक है पहला वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अ कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। देखिए मिल्क से कर्ड बनाया जाता है और ये हमारे सभी के घरों में ये बनता है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको आप लैब के नाम से भी जानते हैं, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड, राइट। तो यहां पर देखिए मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है और इसके लिए आपको एक इनोकुलम की आवश्यकता पड़ती है। इनोकुलम मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, है ना, थोड़ा सा कर्ड की आवश्यकता पड़ती है। और इस कर्ड में एक्चुअली होता क्या है, इसमें होता है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना, यहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इसी बैक्टीरिया को आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कॉमनली जो है अगर इसको हम कहें तो ये है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि ये हमारे मिल्क में जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोटीन को एसिड में कन्वर्ट करता है, दैट इज लैक्टिक एसिड, राइट। तो दे ग्रो ऑन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये एक बहुत ही जो है सिंपल एग्जांपल है हाउस होल्ड में माइक्रोब्स के यूज के बारे में। During growth, the lab produce the acid that coagulate and partially digest the milk protein. देखिए यहां पर जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और यहां पर जो है वो क्या किसको कन्वर्ट कर रहा है, मिल्क की प्रोटीन, मिल्क की जो प्रोटीन होती है वो जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है एसिड में। A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of lab। यहां पर जो है एक फ्रेश जो है वो कर्ड लिया जाता है एज एन इनोकुलम। और आपका जो मिल्क होता है ना, पहले आप उसको थोड़ा बॉईल कर देते हैं और बॉईल करने के बाद जो है उसको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, है ना, बिल्कुल ही ठंडा नहीं करते हैं, थोड़ा कूल डाउन करते हैं और उसमें आप ये इनोकुलम जो है वो डाल देते हैं। अब इस इनोकुलम में जो है बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, राइट। तो ये जो आपका बैक्टीरिया है ना, ये सूटेबल है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ना मल्टीप्लाई करने के लिए। ये जो है इनोकुलम जो डालते हैं उसमें बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है और कन्वर्ट करता है मिल्क टू कर्ड। इट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड, आपका जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इस कन्वर्जन के दौरान ये जो है न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। पहले विटामिन B12 जो है आपके मिल्क में नहीं प्रेजेंट था, लेकिन जब ये कर्ड में बदल जाता है, मिल्क जब कर्ड में बदल जाता है तो वो आपका एक विटामिन भी इंक्रीज करता है और वो है विटामिन B12। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे 2018 नीट एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा भी गया है, राइट। Now in our stomach too, the lab play a very beneficial role in checking the disease causing microbes। यही नहीं, अगर आप डेली जो है वो कर्ड कंज्यूम करते हैं अपने फूड में तो आपके बॉडी में जो है ये लैब यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होगा। और ये क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है ना उनको चेक करेगा, उनको ग्रो नहीं करने नहीं देगा। तो देखिए एक तो ये आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है, एक तो आपको विटामिन B12 दे रहा है, साथ ही अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा तो वो दूसरे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को भी ग्रो नहीं करने देगा, है ना। तो ये देखिए डुअल जो है हमें फायदा पहुंच रहा है। इसीलिए कर्ड जो है हमारे फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
हम किसी ना किसी तरीके से जो है वो कर्ड के अपने फूड में जो है वो कंज्यूम करते ही हैं। The dough which is used for making food such as dosa and idli are also fermented by the bacteria। देखिए हमारे घरों में डोसा और इडली प्रिपेयर किए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि डोसा और इडली का बैटर जो होता है उसमें भी हम कोई ना कोई माइक्रोब जो है वो डाल देते हैं, है ना। और उस माइक्रोब से कोई ना कोई माइक्रोब्स नहीं, यहां पर हम एक्चुअली ईस्ट डालते हैं। खमीर की जो है वो सेल्स आप डाल दीजिए, तो खमीर की सेल्स जो है वो बहुत तेजी से इस बैटर में ग्रो करती हैं। अब जब ये बैटर में इनका जब नंबर इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या करती हैं, अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करती हैं, है ना। रेस्पिरेशन प्रोसेस करती हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये आपके बैटर में फंस जाती है। आपका जो जो इसका इडली और डोसे का जो बैटर है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाती, वो उसी के अंदर प्रेजेंट हो जाती है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो डो होता है उसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि आपका जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैप हो गया है ना। एंड इट गिव्स द पफ्ड अप अपीयरेंस। यहां पर जो है वो काफी पफ्ड अप हो जाएगा क्योंकि उसमें क्या जो है एक्युमुलेट हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो रिलीज नहीं हुई है, राइट, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। देखिए यहां पर भी मेंशन है। The dough which is used for making bread is fermented using the baker's yeast। देखिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेकर्स ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सेर्विसी, ये एक यूनिसेलुलर जो है वो आपका फंजाई है, सेक्रोमाइसिस सेर्विसी, है ना। और इसको आप बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों दिया गया है ये नाम बेकर्स ईस्ट? क्योंकि ये हमारी जो बेकरी की इंडस्ट्री है जहां पर हमारे ब्रेड, है ना, पेस्ट्रीज पेटीज ये बनाए जाते हैं, वहां पर देखिए इस सैक्रोमाइसिस सर्विसी का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है ना। हमारी बेकरी की इंडस्ट्री बिना इसके जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती, इसका यूज होना ही होना है। इस वजह से इसको बेकर्स ईस्ट कहा जाता है, राइट। A number of traditional drinks and foods are also made by the fermentation बाय द माइक्रोब। देखिए बहुत सारे ऐसे है ना ड्रिंक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि फूड के फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं, है ना, फूड के फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, ताड़ी, है ना। ताड़ी जो है वो आपका ट्रेडिशनल ड्रिंक है इन सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया। आप सदर्न इंडिया में जाएंगे ना तो वहां पे देखिए आपको पाम के जो ट्री होते हैं वो भरपूर आपको दिखाई देंगे, हर जगह आपको पाम के ट्री दिखाई देंगे, वेरी फ्रीक्वेंट, है ना। तो इस जो है पाम के ट्री से जो है वो एक लिक्विड जो है वो निकाला जाता है जिसको कहते हैं सैप, है ना। इसमें एक होल कर देते हैं और उससे वो सैप जो है वो निकालते हैं। ये सैप जब एक इकट्ठा हो जाता है बर्तन में तो उसमें माइक्रोब से इसको क्या कहते हैं, फर्मेंट कराते हैं, है ना। इसमें फर्मेंटेशन, किडवन प्रोसेस, फर्मेंटेशन को हिंदी में किडवन कहते हैं, तो किडवन की प्रोसेस वहां पर शुरू हो जाती है। अब ये जो है किडवन की जब प्रोसेस शुरू हो जाती है तो इसके फलस्वरूप रिजल्ट क्या आता है, एक ड्रिंक बनता है ना। और इस ड्रिंक में आपका अल्कोहल होता है। तो ये ताड़ी ड्रिंक जो है वो भी देखिए किसके हेल्प से बनाई जा रही है, फर्मेंटेशन, है ना, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाई जा रही है और फर्मेंटेशन के लिए माइक्रोब्स का यूज होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, टॉडी, सदर्न इंडिया, पाम्स, फर्मेंटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। देखिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाली कंट्रीज में जाएंगे ना तो वहां पर देखेंगे कि फिश को फर्मेंट किया जाता है, फिश के ऊपर ना माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है और उसको वो फर्मेंट होने देते हैं। सोयाबीन को भी फर्मेंट किया जाता है और बैम्बू के जो शूट्स होते हैं, देखिए वैसे तो बैम्बू का शूट जो है वो काफी हार्ड हो जाता है, बैम्बू की जो आपने स्टिक देखी होगी, स्टेम देखी होगी, वो काफी हार्ड हो जाती है। लेकिन जो इसके जो न्यू शूट्स होते हैं ना, जो
मिट्टी से बाहर निकलते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, और इन शूट्स को कट करके बहुत सारे फूड्स बनाए जाते हैं। बैम्बू शूट्स के जैम्स भी बनाए जाते हैं, बैम्बू शूट्स के अचार भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें कई बार जो है, हम नॉर्थ नॉर्थ साइड में रहते हैं ना, तो इन सारे फूड्स का उतना प्रचलन नहीं है ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट साइड में आप जाएंगे ना, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि जो कि हमें पता भी नहीं है। जैसे फर्मेंट फिश, देखिए फिश को फर्मेंट किया जाता है, सुखा दिया जाता है बिल्कुल, और उसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। अब इस फर्मेंटेड फिश को वो फूड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से सोयाबीन को भी फर्मेंट कराकर उससे फूड बनाते हैं। सेम विद द बैम्बू शूट्स। तो देखिए यहां पर भी फर्मेंटेशन के लिए किसी न किसी माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो माइक्रोब्स का उपयोग देखिए फूड को फर्मेंट कराने में भी किया जा रहा है। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच द माइक्रोब्स वर यूज्ड। ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें कि माइक्रोब्स का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। आज आप बहुत सारे जो है वो चीज जानते होंगे, है ना, मोज़रेला चीज, है ना, इस तरीके से बहुत सारे जो है वो चीज आप जानते होंगे जिसका अपना एक टेक्सचर होता है। टेक्सचर मतलब कि सरफेस कैसा दिखाई दे रहा है, स्मूथ दिखाई दे रहा है कि रफ दिखाई दे रहा है, कलर जो है वो आपको चेंज दिखाई देगा, है ना। हर चीज का अपना एक फ्लेवर होता है, उसका एक टेस्ट होता है, और ये जो फ्लेवर और टेस्ट आता है ना, ये डिपेंड करता है कि उस चीज को बनाने में किस माइक्रोब्स का यूज किया गया है। यानी कि माइक्रोब्स डिसाइड करता है कि चीज का टेस्ट, टेक्सचर और फ्लेवर कैसा होगा। तो माइक्रोब्स देखिए कितने उपयोगी हैं यहां पर, है ना। चीज आजकल बहुत ज्यादा बच्चे भी पसंद करते हैं, है ना। तो चीज को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है किसका यूज किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट है ये, लेकिन इसको बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल्स इन स्विस चीज। देखिए ये स्विस चीज बहुत फेमस है ना। स्विस चीज जो है वो बहुत ही फेमस है। आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में भी, राइट। उसी स्विस चीज का जो है वहां पर भी जो है वो प्रेजेंटेशन किया जाता है, क्योंकि ये स्विस चीज जो है वो बहुत फेमस है अपने टेस्ट की वजह से। अब इसका देखिए ये प्रोडक्शन किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। आप यहां पर होल्स देख रहे हैं ना पिक्चर में, चीज के अंदर ये छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं। ये होल्स क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके प्रिपरेशन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें फंस जाती है, और वहां पर जो है वो एक होल, जब ये पूरा चीज बन जाता है तो जहां पर गैस ट्रैप होती है वहां पर ये होल जैसा आपको दिखाई देता है। यहां पर जो बैक्टीरियम देखिए इसको प्रिपरेशन में यूज किया गया है वो आपको याद रखना है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये बैक्टीरिया जो है वो यूज किया जाता है स्विस चीज को बनाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए रॉकफोर्ड चीज है। रॉकफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई। यहां पर देखिए फंजाई का यूज किया गया है रॉकफोर्ड चीज को बनाने के लिए, और यहां पर जो है आपका स्विस चीज को बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो रॉकफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम व्हिच गिव्स अ पर्टिकुलर फ्लेवर। तो वो पर्टिकुलर फ्लेवर जो है वो उस फंजाई के द्वारा ही यहां पर इस पर्टिकुलर चीज में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने में क्या यूज है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इवन इन इंडस्ट्री द माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग, है ना। हमारी इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो कि हमारे दैनिक दिनचर्या में यूज होती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी माइक्रोब्स के द्वारा जो प्रोडक्ट बना है इंडस्ट्री में उसका हम डेली यूज करते हैं। अभी देखिए आपको याद समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन कौन सी चीजें हम यूज करते हैं। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल्स।
आज कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर एंटीबायोटिक्स ना यूज हो रहा हो, किसी ना किसी एंटीबायोटिक्स का हम ऑन एंड ऑफ जो है वो यूज कर ही रहे होते हैं ना, राइट। और बेवरेजेस भी बनाने में के लिए देखिए इसी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। द प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल्स। अब देखिए अगर आप जो है एक लार्ज क्वांटिटी में कमर्शियल बेसिस पे कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको जो है बहुत ज्यादा वहां पर माइक्रोब्स की आवश्यकता होगी, है ना। तो उस माइक्रोब्स को पहले ग्रो कराया जाता है लार्ज स्केल पे, है ना, बहुत बड़े वृहद स्केल पे जो है वो उसको ग्रो कराया जाता है। कहां कराया जाता है? लार्ज वेसल्स, ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े कंटेनर्स, है ना, दीज आर द कंटेनर्स, ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे वेसल्स, इसको आप कहते हैं फर्मेंटर्स, है ना। फर्मेंटर्स कौन है? माइक्रोब्स। तो पहले क्या है, माइक्रोब्स का नंबर बहुत बढ़ाते हैं, ठीक है। अब फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करेंगे। Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। यहां पर ये कुछ बेवरेजेस के नेम दिए गए हैं, ये नेम्स आपको याद रखने, ठीक है। और इसको प्रिपरेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है? देखिए किस माइक्रोब्स की यूज होता है? ईस्ट। यहां पर भी देखिए ईस्ट का यूज हो रहा है। जब हमारी बेकरी की इंडस्ट्री की हमने बात की थी तो वहां पे भी मैंने बताया था बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, यहां पर भी देखिए आपका वही ईस्ट यूज होता है। फॉर द पर्पज ऑफ सेम ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी यूज फॉर द ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रेवर्स ईस्ट। देखिए वहां पर बेकर्स ईस्ट कहा गया था और यहां पर उसी फंजाई को, उसी ईस्ट को ब्रेवर्स ईस्ट के भी नाम से हम जानते हैं, है ना। एंड दैट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स, जो हमारे सीरियल्स हैं जिससे कि आप जो है बेवरेजेस बनाते हैं, उसके फर्मेंटेशन के लिए वहां पर देखिए आप सैक्रोमाइसिस सर्विसे की कोशिकाएं डाल दीजिए, वो वहां पर फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। या आप जो है अगर फ्रूट जूसेस से इथेनॉल का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप लकड़ी के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, वहां पर फ्रूट्स को इकट्ठा किया जाता है, फ्रूट को क्रश किया जाता है और उसमें इसी माइक्रोब्स यानी कि ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी को डाल दिया जाता है। अब जो उसमें एसिड है, फ्रूट है तो भाई कोई ना कोई उसमें एसिड होगा, है ना। तो उस एसिड को देखिए वो किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इथेनॉल में, इथेनॉल। तो आपको ध्यान रखना है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स है ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसे, उसको आप बेकर्स ईस्ट के भी नाम से जानते हैं और ब्रेवर्स ईस्ट के भी नाम से जानते हैं। ये ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये दो दो इंडस्ट्री को, बेकरी की इंडस्ट्री और लिकर की इंडस्ट्री, जहां पर ये वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम बनाए जाते हैं, दैट इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज लिकर इंडस्ट्री, राइट। तो वहां पर देखिए बिना इसके तो काम ही नहीं हो सकता। तो अब दो दो इंडस्ट्री सिर्फ हमारे एक माइक्रोब्स की बदौलत चल रही है, कितनी इंपॉर्टेंट है। Now, depending on the type of the raw material used for the fermentation and the type of processing, अब देखिए यहां पर प्रोसेस की बात की जा रही है, प्रोसेसिंग की बात की जा रही है ना। किस प्रोसेस से हम जो है वो इसको यूज कर रहे हैं, विद और विदाउट डिस्टिलेशन, या तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कर रहे हैं या तो डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन। अब ये देखिए ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, विद और विदाउट डिस्टिलेशन। यानी कि यहां पर जितने भी लिकर की मैंने बात की ना, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, इनमें से कुछ डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही बनाया जाता है और कुछ जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए यहां पर वाइन और बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस के बनाया जा सकता है। वेयर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम, बाकी की तीन, ये आपकी जो विस्की, ब्रांडी एंड रम है, इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा ही बनाया जाता है ना।
जो हमारा फर्मेंटेड ब्रॉथ है, अब फर्मेंटेड ब्रॉथ को भी आप समझ लीजिए क्या है। जो जैसे फ्रूट है, फ्रूट को हमने क्रश किया, उसमें जो है हमने डाल दिया माइक्रोब्स को, डाल दिया सैक्रोमाइसिस सर्विसी को डाल दिया। अब जो है वो एसिड को वो फर्मेंट करके वहां पर इथेनॉल बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है। ठीक है, थोड़े टाइम तक उसको बनने देते हैं, छोड़ देते हैं उसको, और अच्छे से जो है वो उसको फर्मेंट कर देता है। फर्मेंट करने के बाद जो है उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ इथेनॉल नहीं है, उसमें और भी सब्सटेंसेस है ना, तो इन सब्सटेंसेस को हमें दूर करना। पहले तो जो पल्प है, जो फ्रूट है, उसके रिमेनेंट्स हैं, उन सभी को जो है वो निकालना है ना, और भी जो उसमें आपके अल्कोहल के अलावा भी जो सब्सटेंसेस हैं उनको भी हमें निकालना है। अब वो जो निकालने का जो प्रोसेस होता है वो आपका डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए हमारी इसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से एक और चीज मिलती है, एंटीबायोटिक्स। इसका जिक्र मैंने अभी पहले भी किया है। तो antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society. ये आज हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डिस्कवरी 20th सेंचुरी में हुई थी। फर्स्ट टाइम माइक्रोब्स की बात जो है, एंटीबायोटिक्स की जो बात है, और एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स के द्वारा मिलते हैं, ये भी जो है पता लगाया गया था 20th सेंचुरी, राइट। और देखिए इसका जो जो इसकी डिस्कवरी है ना, वो सोच समझ के नहीं की गई थी, ये एक्सीडेंटल थी, राइट। तो एंटी का मतलब देखते हैं, ये एंटीबायोटिक्स में देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एंटी। एंटी अगर ग्रीक वर्ड में अगर हम समझें तो ये है अगेंस्ट, और बायो, बायोटिक्स में देखिए बायो भी आ रहा है ना, यानी कि लाइफ, अगेंस्ट लाइफ बोल रहा है ये, अगेंस्ट लाइफ। सो अगेंस्ट लाइफ, किसकी लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है ये? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उसको ये ग्रो नहीं करने दे रहा है ना, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे बॉडी में अगर एंटीबायोटिक जा रही है तो हमारे बॉडी को वो हार्म नहीं कर रही है, वो हमारे बॉडी के लिए तो प्रो लाइफ है ना, हमारी लाइफ को बढ़ा रही है। अगर हम कोई बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया या फंजाई हमारे बॉडी में है जो कि हमारे बॉडी को हार्म कर रहा है, तो हो सकता है उससे डेथ भी हो सकती है ना। तो अगर आप वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं जो उस बैक्टीरिया या फंजाई को खत्म कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है और धीरे धीरे उसको खत्म कर दे रहा है, तो हमारी इससे तो लाइफ बढ़ रही है ना, प्रो लाइफ। तो हमारी लाइफ के लिए ये प्रो लाइफ है, लेकिन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए ये अगेंस्ट लाइफ है। तो एंटीबायोटिक्स इसीलिए देखिए इसका नाम दिया गया है। Antibiotics are the chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. ये जो आपका एंटीबायोटिक है ना, ये इसमें आपके क्या आते हैं? माइक्रोब्स आते हैं। ये माइक्रोब्स जो है आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, है ना। ये जो केमिकल सब्सटेंसेस आपके रिलीज है एज ए एंटीबायोटिक्स, ये आपके उन माइक्रोब्स को डिजीज किल कर रहे हैं जो कि आपके बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है। तो पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। पहला एंटीबायोटिक देखिए जो डिस्कवर किया गया था वो क्या था? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन द स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। देखिए अब ये इसकी ना डिस्कवरी की बात की जा रही है कि पेनिसिलिन पहली बार कैसे इसकी खोज हुई, कैसे पता चला कि ये पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। देखिए यहां पर जो है ये एक बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकाई, है ना, ये बैक्टीरिया का नेम है। और उसको ऑब्जर्व किया गया mold growing in one of his unwashed culture plates around which the staphylococci could not grow। यानी कि पहले जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहले एक पेट्री डिश में स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे। अब जो है उसको वो ऐसे ही पड़ा रखा रहा, उसमें उसको क्लीन नहीं किया गया, है ना, वॉश नहीं किया गया, और उसमें देखा कि एक मोल्ड ग्रो कर गया। मोल्ड आप समझ रहे हैं मोल्ड क्या होता है? मोल्ड आपका यानी कि फंजाई है ना, एक फंजाई ग्रो कर गया। अब उस फंजाई के प्रेजेंस में स्टेफाइलोकोकाई गायब हो गया वहां से, स्टेफाइलोकोकाई ग्रो ही नहीं कर पाया, है ना। तो ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड।
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस तरीके से कई बार ये करके देखा और उन्होंने ये फिर निष्कर्ष निकाला कि ये जो मोल्ड है ना, ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है जो कि स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं करने दे रहा है। और उस केमिकल सब्सटेंस को इन्होंने नाम दिया पेनिसिलीन। इसको क्या नाम दिया? पेनिसिलीन। और जो मोल्ड था, उस मोल्ड का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम से रिलीज होने वाला जो केमिकल है जिससे आज एंटीबायोटिक बनाया जाता है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जो ये हमारे एसटीडीज होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल डिजीज, उसमें से देखिए एक सिफिलीज है। सिफिलीज की रोकथाम के लिए, सिफिलीज के जो है माइक्रोब्स को बॉडी से खत्म करने के लिए इसी पेनिसिलिन का यूज किया जाता है, राइट? Now, its full potential as an effective antibiotic was established much later by the Ernest Chain and Howard Florey. तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बता तो दिया कि भाई पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निकलता है ना, ये केमिकल सब्सटेंस कुछ रिलीज कर रहा है, लेकिन इसका जो फर्दर एंटीबायोटिक के फॉर्म में जो एस्टैब्लिशमेंट था वो अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी के द्वारा किया गया है ना। तो ये दोनों साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। So this antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. देखिए जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू, वहां पर अमेरिकन सोल्जर्स को जब युद्ध के दौरान वुंड हो जाता था, है ना, लड़ाई में तो बहुत सारी चोटें लगती ही हैं, तो जो वुंड हो जाता था उसकी रोकथाम के लिए यहां पर अगेन इसी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एज एन एंटीबायोटिक बनाया गया वो किसकी वजह से बनाया गया? फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी के द्वारा, है ना। और इस वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला 1945 इसकी डिस्कवरी के लिए। Now antibiotics have the greatly improved our capacity to treat the deadly diseases such as plague, whooping cough, diphtheria, leprosy, which used to kill millions of all over the globe. तो देखिए आज जो है बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स बनाए जा चुके हैं जो कि अलग अलग हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए केपेबल है। देखिए प्लेग एक बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी एक टाइम में, जैसे अभी आपने पेंडेमिक देखा होगा, है ना। उस पेंडेमिक में जो है वो वायरस है ना, कोविड-19, सभी को अभी याद होगा। तो आपने देखा होगा कि कितनी बुरी हालात थे, है ना, इस वायरस की वजह से। उसी तरीके से देखिए एक टाइम प्लेग भी था कि प्लेग से ना बहुत लोगों की डेथ हुई थी। अब प्लेग देखिए आज हम हार्डली कहीं सुनते हैं कि प्लेग की बीमारी फैल रही है ना। इसके प्रति जो है एंटीबायोटिक बनाया जा चुका है। वूफिंग कफ, काली खांसी, ये बीमारी है वूफिंग कफ, जिसको हिंदी में काली खांसी कहा जाता है। इसके लिए भी देखिए आज एंटीबायोटिक बने हुए हैं। डिप्थीरिया, बच्चों में बहुत आसानी से ये बीमारी हो जाती है, गलघोटू जिसको कहा जाता है, देखिए इसके लिए भी एंटीबायोटिक बना हुआ है। लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग आपने देखा होगा, पहले ये भी बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। और अब जो है वो हमें हार्डली कोई कुष्ठ रोगी दिखाई देते हैं, हालांकि अभी भी ये बीमारी है, ये पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं हुई है ना। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि ऐसे लोगों की रोकथाम के लिए जो है ना, कई स्थिति तो ऐसी हो जाती थी कि लोग अगर अपनी फैमिली के लोग अगर कुष्ठ रोग हो जाया करता था तो उनको घर से बाहर निकाल दिया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये बीमारी कहीं और लोगों को भी ना फैल जाए, है ना। तो ऐसी समस्या हुआ करती थी हमारे देश में, लेप्रेसी, राइट, कुष्ठ रोग। पर अब जो है इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक जो है वो अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हुआ करती थी, लेकिन आज हमारा मेडिकल साइंस जो है वो इतना डेवलप कर चुका है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो उसके प्रति बनाया जा चुका है, ठीक है। सो इन सभी एंटीबायोटिक्स का सारी कंट्रीज में आज बहुत आराम से इसका यूज होता है और हम इस बीमारियों से जो है वो आराम से जो है वो निपट सकते हैं। किसके द्वारा निपट सकते हैं? किसके हेल्प के द्वारा? माइक्रोब्स। तो आप देख रहे हैं माइक्रोब्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं।
केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बनाए जाते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, एंजाइम्स बनाए जाते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, जो कि हमारी डेली जो है वो यूज हो रहे होते हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल्स एंड एंजाइम्स। माइक्रोब्स का इस्तेमाल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, कुछ केमिकल्स जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल्स और एंजाइम्स के प्रिपरेशन। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर कुछ एसिड बनाए जाते हैं। एसिड हम आप देखते होंगे कई बार आप कुछ ना कुछ एसिड का यूज करते हैं अपने फूड के प्रिपरेशन में, है ना। साइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। तो आप देखते होंगे कि वो बॉटल के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, आप पूरी पूरी बॉटल लेकर आते हैं। आपके चाइनीज डिशेस बहुत सारे जो बनते हैं उनमें इस एसिड की आवश्यकता होती है। तो कहां बनते हैं, कभी सोचा है कि ये एसिड जो है इतने ज्यादा मात्रा में जो है बहुत आसानी से अवेलेबल है और बहुत चीप प्राइस पे मिलते हैं, है ना। तो ये किससे बनाए जा रहे हैं, देखिए आपका जो साइट्रिक एसिड है वो बनाया जा रहा है एस्परजिलस नाइजर, जो कि एक फंगस है, एक फंजाई से बनाया जा रहा है। एसिटोबैक्टर एसिटी, ये आपका बैक्टीरियम से बनाया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया बना रहा है आपका एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी एक बैक्टीरिया है, ये ब्यूटायरिक एसिड आपके लिए बनाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपका लैक्टिक एसिड बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट ये एसिड हम रोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि देखिए ये माइक्रोब से ही बनाया जा रहा है। और यहां पर आपके स्टडी में, आपके जो नीट का ये जो सिलेबस है उसमें ये भी मेंशन है कि आपको याद रखना है कि कौन सा एसिड कौन सा माइक्रोब बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, तो आपको याद रखना। और आप देखिए नीट 2019, 21 और 24 में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, राइट। तो आपको ये याद रखना है। ईस्ट सैक्रोमाइसिस cerevisiae इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, है ना। तो इथेनॉल का देखिए अल्कोहल का प्रोडक्शन जो होता है वो इसकी वजह से होता है। आज जो इथेनॉल है वो सिर्फ अल्कोहल के ही तरह यूज नहीं होता है ना, यानी कि लिकर इंडस्ट्री में नहीं यूज हो रहा है, और भी बहुत जगह जो है वो इथेनॉल का यूज होता है। आपके देखिए परफ्यूम्स हैं, आपके जो स्पिरिट है वो भी इथेनॉल बेस्ड होता है। आपका जो सैनिटाइजर है, अभी कोविड-19 में हमने इतना सैनिटाइजर को फ्रीक्वेंटली यूज किया और आज भी यूज कर रहे हैं, है ना। तो जो इथेनॉल होता है उसके प्रेजेंस में सारे माइक्रोब जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इथेनॉल देखिए वहां पर भी यूज होता है, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। माइक्रोब्स कुछ एंजाइम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2017 और 24 में देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। लाइपेजेस, देखिए ये एक एंजाइम है ना, एजेस कहीं पर भी आता है तो समझ जाइए वो एंजाइम है। लाइपेजेस इज यूज्ड इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, ये एक तरह का डिटर्जेंट जो हम अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए यूज करते हैं, लॉन्ड्री, है ना, वहां पर जो यूज करते हैं उसके डिटर्जेंट में लाइपेजेस एंजाइम देखिए प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है, लाइपेजेस क्या करता है, जो आपके जो कॉलर हैं, कफ हैं, कपड़ों पे जो ऑयली स्टेन्स लग जाते हैं ना, उसको देखिए रिमूव करने के लिए ये एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो अब एंजाइम तो देखिए माइक्रोब्स के अंदर बॉडी में बन रहा है, तो लार्ज क्वांटिटी में बनाना है हमें और उसको डिटर्जेंट के फॉर्म में डालना है ना, डिटर्जेंट्स में डालना है। तो देखिए बड़े स्केल पर जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। बॉटल्ड फ्रूट जूसेस ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कंपेयर टू दोज मेड एट होम। आप घर पे भी फ्रूट जूस बनाते होंगे, है ना, वो फ्रूट जूस बनाइए और मार्केट का जो फ्रूट जूस है, दोनों में आपको फर्क समझ में आता होगा। मार्केट वाला जूस जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है, और जो आपका जो घर पे बनता है उसमें जो है वो आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, पल्प प्रेजेंट होते हैं, है ना। पल्प प्रेजेंट हो सकते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि जो घर पे जो जूस बनता है वो फ्रेश होता है और वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बॉटल जूसेस हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, वो भी अच्छे हैं।
बट उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, कोई ना कोई केमिकल्स तो देखिए होता है, ठीक है। अब ये जो बॉटल जूस जो क्लियरर होते हैं वो क्यों होते हैं? दिस इज बिकॉज द बॉटल जूसेस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस। यहां पर एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैक्टिनेजेस। इस पैक्टिनेज की हेल्प से आपका जो जितना पल्प है, फाइबर्स है, वो सब आपका सेटल डाउन कर जाता है और आपका जो जूस है उसको फिल्टर आउट करके बिल्कुल क्लैरिफाइड जूस आपको प्राप्त होता है। अब इस क्लैरिफाइड जूस की देखिए मार्केट वैल्यू, डिमांड भी है, तो जो इंडस्ट्री वाले हैं वो इस जो है इसका इस्तेमाल करते भी हैं, ठीक है। तो देखिए आपके फ्रूट जूस बनाने में भी जो है वो किसी माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर साल आप देखिए कोई ना कोई प्रश्न इस पे आ रहा है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक आपका केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा, लेकिन इसको थोड़ा सा ना हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इस प्रोटीन को, एंड इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगॉन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। अब देखिए जैसे पेशेंट को जब हार्ट अटैक आता है ना, कोई हार्ट पेशेंट है और उसको अचानक से कभी हार्ट अटैक आया, तो आप तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसका उपचार करते हैं, है ना, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं और कंटिन्यूस उसको मॉनिटर भी करते रहते हैं। अब होता क्या है कि जब हार्ट अटैक आता है ना कहीं आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। अब इसमें होता क्या है कि क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है जगह जगह पर। उस क्लॉट्स को रिमूव करना बहुत आवश्यक है। अगर वो क्लॉट्स रिमूव नहीं किया तो आपका ब्लड जो है वो नॉर्मल अवस्था में फ्लो नहीं करेगा और दोबारा से हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ब्लड जो है वो स्मूथ वे में अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो दोबारा से हार्ट अटैक आ सकते हैं। तो इस वजह से उस क्लॉट्स को रिमूव करना बहुत आवश्यक है। अब देखिए जो उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये आपको बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, लेकिन ये थोड़ा जेनेटिकली इंजीनियर्ड होता है क्योंकि उसको हमें उस प्रकार बनाना है जिससे कि ये क्लॉट को रिमूव कर सके। तो थोड़ा सा जेनेटिकली इंजीनियर्ड ये स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। इससे रिलेटेड 2012 और 24 में प्रश्न पूछा गया है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल cyclosporin A that is used as an immunosuppressive agent in the organ transplant patient। देखिए कोई ना कोई आज के टाइम में ना ऑर्गन कई बार जो है बॉडी में फेल हो जाते हैं, है ना। कभी आप देखते होंगे कि हार्ट फेल्योर हो गया है, कई कई बार आप देखते हैं कि किसी को किडनी की समस्या है तो किडनी काम नहीं कर रहा है ना। तो उस केस में क्या होता है, लिवर भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। उस केस में क्या होता है कि ऑर्गन जो डोनेट लोग करते हैं ना, कई बार पर्सन डोनेट करते हैं, तो उस डोनेशन में जो है वो जब ट्रांसप्लांट किया जाता है ऑर्गन को, तो हमारी बॉडी जो है वो बाहर से किसी भी चीज को अगर आ रही है तो वो रिजेक्ट करती है। ये हमारा रिजेक्शन जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी के दौरान होता है ना। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी है कि बाहर से किसी भी सब्सटेंस को बॉडी लेने से मना करती है, डोंट एक्सेप्ट, उसको रिजेक्ट करती है। तो अब जब भाई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाएगा वो भी रिजेक्ट करेगी, और जब उसको रिजेक्ट कर देगी तो वो फंक्शन कैसे करेगा, है ना। ट्रांसप्लांट हो गया लेकिन फिर भी वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो सक्सेसफुली उसको वो फंक्शन करे, इसके लिए क्या कर दिया जाता है कि इम्यून को थोड़े टाइम के लिए सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इसको सप्रेस करने के लिए देखिए यहां पर एक केमिकल की आवश्यकता होती है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ये जो केमिकल है वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसको आप कहते हैं साइक्लोस्पोरीन। क्या कहते हैं आप इसको? इसको आप कहते हैं साइक्लोस्पोरीन, राइट। ये हमारा कहलाता है साइक्लोस्पोरीन ए, और ये एक फंगस से प्रोड्यूस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो देखिए मेडिसिन में और मेडिकल साइंस में ये जो हमारे
कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिने, कितने इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जो है वो हमारा काम जो है वो चलने वाला नहीं है, राइट। Statin produced by the yeast Monascus purpureus have been commercialized as a blood cholesterol lowering agent। देखिए अगर किसी पेशेंट के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बढ़ रहा है तो उसको डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जरूरी है बॉडी के लिए एक मात्रा में। उससे ज्यादा अगर ये बढ़ता है तो बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल अगर किसी के बॉडी में ब्लड का टेस्ट होता है और उससे पता चल जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, तो उसको डाउन करना होता है, उसको डाउन करना होता है। और इसको डाउन करने के लिए देखिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टैटिन्स। ये भी एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, स्टैटिन्स। So it act by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol। जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम है ना, स्टैटिन आता है और उसी एंजाइम को रोक देता है, बनने नहीं देता, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बन पाता। और इस वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम हो जाता है, मिनिमाइज। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट मेजर कंपोनेंट है, देखिए वेस्ट वाटर में किसका क्या कंपोनेंट है, ह्यूमन एक्सक्रीटा। वेस्ट वाटर में जो है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो एक बहुत जो है वो बड़ी समस्या है। तो सीवेज वाटर जो है, जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है ना, उसी को आप सीवेज वाटर कहते हैं, और उसमें आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा भी जो है वो प्रेजेंट होता है, राइट। नाउ इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। अब ये जो आपका सीवेज है इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ कुछ माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। बिफोर डिस्पोजल, hence sewage is treated, sewage treatment plants STPs to make it less polluting। अब देखिए अगर ये फुल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फुल ऑफ माइक्रोब्स, ये सीवेज वाटर एक्चुअली जाएगा कहां, हम इसको कहां भेजते, है ना। इसको किसी ना किसी वाटर बॉडी में जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से देखिए वाटर रुकता नहीं है, वो वाटर पहुंच ही जाता है। तो ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, एसटीपीज जो है वो जगह जगह प्रेजेंट होते हैं। देखिए साइक्लोस्पोरिन, आपने एक प्रश्न पूछा है, साइक्लोस्पोरिन ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में जो है वो कुछ दूसरे इम्यूनो सप्रेसिव दिए जाते हैं, लेकिन साइक्लोस्पोरिन ए तब दिया जाता है जब किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ना। अगर ऑटो इम्यून डिजीज, देखिए बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज है, स्किन से रिलेटेड ऑटो इम्यून डिजीज है, विटिलिगो है वो आपका ऑटो इम्यून है, आपका जो है रुमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इन पर्टिकुलर डिजीजेस में हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, कुछ कुछ में जो है वो आपका ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं, वहां पर इम्यून को सप्रेसिव किया जाता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज के लिए जो इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं वो दूसरे हो सकते हैं, हो सकता है वो साइक्लोस्पोरिन ए जैसा ही कुछ कंपाउंड हो, लेकिन यहां पर आपको यह बस ध्यान रखना है कि साइक्लोस्पोरिन ए का जो है तब इस्तेमाल किया जाता है जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है और वहां पर इम्यून को सप्रेस करना होता है, तो वहां पर साइक्लोस्पोरिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे भी हैं जिसमें कि किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, तो वहां पर जो है दूसरे इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का यूज किया जा सकता है, राइट। तो यहां देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हम बात कर रहे थे कि वाटर जो है अपना कहीं कभी रुकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना ही लेता है। तो इतना ज्यादा जो सीवेज हमारे जो अर्बन एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है वो जाए कहां, उसको हम कहां ले जाएं, है ना। तो बेस्ट है आप उसको ट्रीट कर दीजिए। इसीलिए ट्रीट करने के लिए हमारे अर्बन एरियाज में क्या बनाए जाते हैं, एसटीपीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाते हैं। और इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जिम्मेदारी यह होती है कि आपका जो सीवेज वाटर है
उसका पॉल्यूटिंग लेवल कम से कम कर दिया जाए, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। आपका नेचुरल वे में आपका हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब जो है वो सीवेज में प्रेजेंट होता ही है। अगर आपने इस वाली लाइन पर ध्यान दिया हो, इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब्स आपका जो नॉर्मल वे में सीवेज वाटर में प्रेजेंट होता है वो कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब, राइट। ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब नहीं है, साइनोबैक्टीरिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेज। हमारी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वहां पर जो आपका ट्रीटमेंट है वो 2 स्टेजेस में पूर्ण होता है। क्या है वो स्टेजेस? प्राइमरी ट्रीटमेंट। These treatment steps basically involve the physical removal of particles, large and small form, the sewage through filtration and sedimentation. तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है। पहला स्टेज जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट का जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इसमें जो है वो आपके जो फिजिकल रिमूवल किया जाता है। फिजिकल रिमूवल करने का कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, देखिए यहां पर स्क्रीन्स लगाए गए हैं इस तरीके से, जाली जैसी, लोहे की जाली जैसी लगाई गई है। तो बड़े सब्सटेंसेस जो होते हैं, बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो यहीं पर रुक जाएंगे, वो आगे इस स्क्रीन से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। वो रुक गया, ठीक है। इसके आगे देखिए एक ग्रिट चैम्बर होता है, ये है ग्रिट चैम्बर। अब ग्रिट चैम्बर में क्या होता है कि आपके जो है वो जो पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, वो सब आकर यहां पर रुक जाएंगे, सॉइल है। लेकिन इसके साथ साथ जो ऐसे पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, वो फिर देखिए सेडिमेंटेशन टैंक में ये जो है वो पास किया जाता है और सेडिमेंटेशन टैंक में जाकर ये सेडिमेंट्स सेटल कर जाते हैं, नीचे यहां पे सेटल कर जाते हैं, ठीक है। So there are the removal in, these are removed in stages. Initially floating debris is removed by the sequential filtration. जो भी substances water के ऊपर तैर रहे हैं, floating debris यानी कि substances जो water के ऊपर तैर रहे हैं उसको आप filter out कर लेते हैं। Then the grit, soil and small pebbles are removed by the sedimentation. आपका grit chamber में जो है आपका स्मॉल पैबल्स और सॉइल रिमूव कर लिया जाता है सेडिमेंटेशन के द्वारा। ऑल सॉलिड्स देन सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द इफ्लुएंट। और यहां पर भी कुछ और सेडिमेंटेशन टैंक देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी जो बचे कुछ सेडिमेंट्स होते हैं वो यहां पर सेटल कर जाते हैं। इसके बाद जो यहां पर लिक्विड सब्सटेंसेस उसको क्या कहा जा रहा है? इफ्लुएंट। इफ्लुएंट इज पास्ड। बाकी जो आपका लिक्विड सब्सटेंस है वो देखिए। तो पहले स्टेज में आपको क्या लग रहा है? पहले स्टेज में कोई केमिकली या फिर माइक्रोब्स का यूज किया गया है? नहीं, अभी तक किसी भी माइक्रोब्स का स्टेज प्राइमरी ट्रीटमेंट में या पहला स्टेज कह लीजिए वहां पर यूज नहीं किया गया, फिजिकल रिमूवल किया गया है, राइट। देखिए यहां पर इसीलिए बात किया गया था कि बेसिकली इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज एंड स्मॉल फॉर्म्स, ओके। The effluent from the primary settling tank is then taken for the secondary treatment. अब यहां से प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, अब इफ्लुएंट को भेजा गया है कहां पर? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सो द सेकेंडरी ट्रीटमेंट को आप देखिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, इसको आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के भी नाम से जानते हैं। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरेशन टैंक वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। तो यहां पर जो है, यहां पर क्या हो रहा होता है? एयर को पास किया जा रहा है अंदर, बहुत ज्यादा एयर को पास किया जाता है, एरेशन टैंक है ना, और इसको एजिटेट किया जाता है, मिक्स किया जाता है ताकि एयर अच्छे तरीके से पूरे जो आपका टैंक है उसमें फैल सके, राइट। नाउ दिस अलाउ द विगरस ग्रोथ ऑफ द यूजफुल एरोबिक माइक्रोब। ऐसे माइक्रोब जो एरोबिक होते हैं वो इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, राइट। Into the flocks, masses of bacteria associated with the fungal filament to form the mesh-like structure. और यहां पर जो है देखिए, यहां पर जो है आपका जो फ्लॉक्स है वो किससे बना हुआ है? बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट। यानी कि जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं उनमें कुछ बैक्टीरिया है और कुछ फंगल फिलामेंट्स हैं, ठीक है। यहां पर एरेशन टैंक में आपके एरोबिक बैक्टीरिया का देखिए यूज हो रहा है, राइट।
While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. अब इस effluent में जो organic substances present थे, इस microbes ने उसको majorly use कर लिया, organic substances को कम कर दिया, उसको consume कर लिया as a food. Now, this significant reduces the BOD, biological oxygen demand of the effluent. सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है. BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. आपका देखिए एक लेक है जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा है, और वहीं आपका एक दूसरा लेक है जिसमें कि जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कम है. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब यह है कि उसमें जो है देखिए बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे जो है आपका, जैसे आपका एक लेक है, उसके पास में एक जो है वो क्रॉपलैंड है. उस क्रॉपलैंड में आपने फर्टिलाइजर का काफी इस्तेमाल किया और फर्टिलाइजर जो है वो स्वीप आउट करके उस लेक में पहुंच गया. उस लेक में जो पहुंच जाता है तो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसमें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है. प्लांट्स बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, है ना. कुछ साइनोबैक्टीरिया उसमें बहुत तेजी से बढ़ते हैं, एल्गी बहुत तेजी से बढ़ते हैं. अब जब इतना ज्यादा उसमें जो प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, बैक्टीरिया हैं, तो वो उनकी डेथ भी होगी, राइट. तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखिए फिलहाल उसमें धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक अवस्था ऐसी होगी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना. तो यानी कि उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कम करने के लिए ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है ना. और इसी को कहा जाता है बीओडी, उसी को कहा जाता है बीओडी. अब वहीं पर आपका देखिए दूसरा लेक है जहां पर बिल्कुल फ्रेश है, वहां पर जो है वो वाटर जो है वो उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज्यादा नहीं है, उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो स्वीप आउट करके जो है हमारे क्रॉपलैंड से नहीं पहुंच रहा है. अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं है. तो वो वाटर जो है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, उसमें उतनी ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना. आपका वाटर में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खत्म करने के लिए उतने ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी. जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, उस पॉल्यूटेड वाटर का बीओडी उतना ही हाई होगा, और जितना आपका वाटर में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कम है उसका बीओडी लो होगा. तो आपका बीओडी लो होना इज बेटर, है ना. आपका लेक, वो लेक, पॉन्ड, रिवर जो भी है आपका वाटर बॉडी, उसका अगर बीओडी कम आ रहा है यानी कि उसका वाटर अच्छा है, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कम है, उसमें माइक्रोब्स को जो है वो उतनी जरूरत नहीं है कि जाके उस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यहां पर कम करें. ठीक है, ठीक है, चलिए वापस आते हैं. बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. Now the sewage water is treated till the BOD is reduced. देखिए सीवेज वाटर का काम क्या है. सीवेज वाटर यहां पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें सीवेज वाटर को आप क्या कर रहे हैं, उसका बीओडी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. किसकी सहायता से कम कर रहे हैं, माइक्रोब्स की सहायता से कम कर रहे हैं. माइक्रोब्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उसको कंज्यूम कर रहा है और उसको खत्म कर रहा है, कम कर रहा है, धीरे धीरे उसको यूज करके कम करता जा रहा है. So the BOD test measures the rate of uptake of oxygen. अब ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को माइक्रोब्स कम करते हैं, कैसे कम करते हैं, ऑक्सीजन लेकर. अगर आपका वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो वो कैसे होगा, कैसे कम कर पाएंगे, राइट. सो इसलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बीओडी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर. तो बीओडी जो है आपका क्या मेजर करता है कि वाटर में कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, राइट. द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल. जितना ज्यादा आपका वेस्ट वाटर में आपका अगर बीओडी का लेवल जो होता है वो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपका वाटर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है,
बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट। Once the BOD of the sewage or the wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into the settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. ठीक है, अब जब ये BOD वाला जो ट्रीटमेंट कर दिया गया है वाटर में, तो इसको सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है जहां पर जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, है ना, उसको सेटल करा दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो सेडिमेंट है, जो सेटल कर गए फ्लॉक्स जो है बैक्टीरिया और फंजाई के, है ना, ये सेडिमेंट के फॉर्म में क्या कहलाते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेटेड स्लज। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as an inoculum. आप इस एक्टिवेटेड स्लज को जो है वेस्ट मत समझिए। इस एक्टिवेटेड स्लज को सेटलिंग टैंक से निकाला जाता है और वापस अपने पिछले वाले टैंक में, यानी कि एरेशन टैंक में दोबारा से डाल दिया जाता है। यही बैक्टीरिया तो वही चाहिए वहां पर, यहां पे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत एरेशन टैंक में है। तो एज एन इनोकुलम यहां से निकाला जाता है सेटलिंग टैंक से, जो आपका बैक्टीरिया है ना आया है, उसको यहां से निकालकर वापस पिछले वाले में एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है कि नेक्स्ट जो लॉट ऑफ वाटर आ रहा है उसको वो ट्रीट कर सके। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है आपका। The remaining major part of the sludge is pumped into the large tank called anaerobic sludge digester. अभी देखिए जो आपका एरेशन टैंक था वो एरोबिक स्लज डाइजेस्टर था। अब हम आगे जो हमारा है ना स्लज है उसको हम भेज रहे हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहां पर एनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे, पहले वाले में एरोबिक बैक्टीरिया थे। अदर kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge, है ना, एनएरोबिक, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। During this digestion, the bacteria produce mixture of gases such as methane, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जब एनएरोबिकली डाइजेस्ट किया जाता है आपका यहां पर, है ना, ट्रीटमेंट किया जाता है, तो कुछ गैसेस निकल रही हैं, मीथेन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ये गैस वेस्ट नहीं जाती, इस गैस को जो है एज अ बायोगैस इस्तेमाल किया जाता है और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। तो देखिए यहां से लीक आउट नहीं करनी चाहिए ये गैस, कई बार फायर भी कॉज कर जाता है ना, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो बहुत ही प्रॉपरली इस गैस को जो है एलिमिनेट आउट किया जाता है थ्रू अ चैम्बर, थ्रू अ पाइप, और उसको जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसको जो है एज अ यूज कर सकते हैं बायोगैस। राइट, देखिए 2013 और 14 में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into the natural water bodies like rivers and streams. अब यहां से जो आपका वाटर है उसको देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट कर दिया गया। अब बचा हुआ वाटर को हम क्या करें? सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिड्यूस कर दिया गया, माइक्रोब्स को खत्म कर दिया गया, है ना, जो भी डेब्रीज जो वाटर पे तैर रही थी उनको भी आपने अलग कर लिया। अब आपका वाटर उतना हार्मफुल नहीं है। इस वाटर को अब आप रिवर या फिर स्ट्रीम्स में जो है वो फ्लो आउट करा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, देखिए ये हमारे जो कंट्री में ना एक जो है वो आपका मिनिस्ट्री के द्वारा रन किया जाता है, ये डिपार्टमेंट एनवायरमेंट और फॉरेस्ट की जो चिंता करते हैं उसके लिए देखिए एक मिनिस्ट्री बनी हुई है जिसको आप कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये एनवायरमेंट और फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका सोल्यूशन देखिए यही मिनिस्ट्री डिसाइड करती है ना, लॉज वगैरह भी इससे रिलेटेड बनाती है। तो देखिए ये हमारे इसी मिनिस्ट्री के द्वारा गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जो है वो दो हमारी ये बहुत मेजर रिवर्स हैं हमारी कंट्री की। तो ये रिवर काफी पॉल्यूटेड है, आपको भी पता होगा, है ना, काफी पॉल्यूटेड है। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट प्लान जगह जगह बनाए जाते हैं वो इसी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाए गए हैं और इस कार्यक्रम यानी कि इस प्लान के लिए बनाए गए हैं, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ताकि हमारा गंगा और यमुना का वाटर जो है वो क्लीन हो सके। Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only the treated sewage can be discharged into the river.
तो हमारा जो वाटर है जो ट्रीटेड हो जाएगा, तो उस ट्रीटेड वाटर से सारे माइक्रोब्स, सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सब एलिमिनेट आउट हो जाएंगे। इनको आप पोर आउट करोगे रिवर में, तो फिर आपकी रिवर जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होगी और आपका जो वाटर है वो दोबारा से जो है वो यूज किया जा सकेगा। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, देखिए माइक्रोब्स का प्रोडक्शन बायोगैस के लिए भी किया जाता है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन, है ना। आप सभी आई थिंक यहां पर नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे जो है यहां पर मैसेज जो है अननेसेसरी भेज रहे हैं, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। आप अपने स्टडी पे कंसंट्रेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। ओके, सो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस दैट इज कंटेनिंग अ प्रीडोमिनेंटली मीथेन। यहां पर जो है मीथेन गैस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है एज अ बायोगैस, ठीक है। मीथेन इसका मेजर पार्ट होता है बायोगैस का, और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा देखिए ये प्रोड्यूस किया जाता है, और ये आपका एज अ फ्यूल, ईंधन, फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। The type of gas produced depend upon the microbes and the organic substrates they utilize. ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये गैस प्रोड्यूस जो हो रही है वो डिपेंड करती है इसका माइक्रोब्स जो क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा माइक्रोब्स जो है वो इसके प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, राइट, और कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है। In the example cited in relation to the fermentation of dough, cheese making and production beverages, the main gas produced CO2। देखिए ये पॉइंट जो है वो यहां पर चीज से रिलेटेड था। Now, however, the certain bacteria which grow anaerobically on the cellulosic material produce large amount of methane along with the CO2 and H2। अब ये देखिए जो आपका ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है उसके उसमें ना सेल्यूलोजिक मटेरियल बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, है ना। हाई लेवल ऑफ सेल्यूलोजिक मटेरियल आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक एज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इसके फर्दर, है ना, इसके एनारोबिक डाइजेशन जब इसका हो जाता है तो देखिए गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये थ्री गैसेस जो हैं वो निकलती हैं। ओके, अभी हमने पिछले वाले जो सीवेज ट्रीटमेंट में भी देखा था, एनारोबिक डाइजेस्टर के बाद जब एनारोबिक डाइजेशन किया जाता है सीवेज का, तो वहां पर भी देखिए यही तीनों गैस निकल रही थी, और वहां से एक पाइप के थ्रू इस गैस को कलेक्ट करके एज अ बायोगैस यूज किया जाता है, ये वहां पे भी मेंशन था। लेकिन ये पर्टिकुलरली बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए ही किया जा रहा है ना। वहां पर तो वो एज अ जो है एक समझ लीजिए बाय प्रोडक्ट था, हमारा काम वहां पर सीवेज को ट्रीटमेंट करने का था, है ना। लेकिन यहां पर देखिए हम चाहते हैं कि बायोगैस का ही प्रोडक्शन। नाउ दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेन। यहां पर जो बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस, राइट। और इसका एक एग्जांपल है देखिए मिथेनोजेन बैक्टीरिया का, मिथेनोबैक्टीरियम। Now, these bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during the sewage treatment। ये आपके anaerobic sludge में देखिए सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान देखिए पाए गए थे, राइट। तो these bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of a cattle। कुछ हमारे ruminating organism होते हैं। ruminating organism कौन से हैं? ये आपके जो आपके काउज एंड बफलोज, ये ruminating organism के एग्जाम्पल है। क्या होता है ये रूमेन? रूमेन जो है ना, एक इनका जो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो इनका एक स्टमक का पार्ट होता है जिसको रूमेन कहा जाता है। इस वाले पार्ट में ना ये आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इनकी बॉडी के अंदर भी देखिए यही मिथेन जो है वो सेलुलोज का डाइजेशन करता है। मिथेनोजेंस जो है वो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं और मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो आपके जो काउडंग होते हैं उसमें से ये मीथेन गैस निकल रही होती है। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। बहुत सारा सेलुलोजिक मटेरियल है ना, जो कि सेलुलोज ही मोस्टली इनका फूड होता है। जो भी आप ये प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, तो जो भी प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स में भाई सेलुलोज तो होता ही होता है, उसके सेल वॉल का पार्ट है, राइट। तो वो सारा जो है
इसके रूमेन में जाके कलेक्ट होता है. Now in the rumen these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. यहां पर जो है देखिए हम भी प्लांट्स खाते हैं, ह्यूमन भी प्लांट्स खाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ये रूमिनेंट जो है एक तो ना रूमेन है और ना ही ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. तो सेलुलोज जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड के द्वारा जो है हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट कर दिया जाता है. लेकिन ऐसा रूमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म के केस में नहीं होता है. उनके बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है मीथेनोजेंस, तो वो सेलुलोज का डाइजेशन कर देते हैं वहां पर, राइट. नाउ द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ द कॉन्क्रीट टैंक. अब देखिए ये तो भाई हो गई कि एनिमल की बॉडी में भी मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना. लेकिन अब हम बात करेंगे बायोगैस प्लांट की. बायोगैस प्लांट बनाए गए हैं, ये देखिए कंक्रीट का बना हुआ 10 से 15 फीट डीप का जो है ये बना होता है, जिसमें कि बायो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है. जैसे ये डंग जो है ये सब आपका जो काउज एंड बफलोज के द्वारा जो एक्सक्रीटा भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो एक्सक्रीटा निकाला जाता है वो सब आप यहां पर डाल सकते हैं. कुछ वाटर भी डाल दीजिए ताकि ये जो काउडंग है वो एक स्लरी के फॉर्म में हो जाए, है ना, एक लिक्विड स्लरी के फॉर्म में हो जाए. और ये देखिए डाइजेस्टर के अंदर यहां तक धीरे धीरे ये पहुंचता जाता है. ठीक है. Now a floating cover is placed over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity. अब इसके अंदर जो है वो बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट है. ये माइक्रोब्स माइक्रोबियल एक्टिविटी करते हैं तो मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है. और ये जो है ये ऊपर गैस जो बन रही है तो भाई इसके ऊपर जो है ना ये फ्लोटिंग कवर होता है. ये कवर धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज हो जाता है. अब यहां पर देखिए एक आउटलेट चैम्बर है यहां पे जिससे कि गैस इसमें से पास कर सकती है. The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply the biogas to the nearby houses. तो आसपास के जो घर होते हैं उनको ये गैस धीरे धीरे पाइपलाइन के थ्रू जो है वो पहुंचाई जाती है. Now the spent slurry is removed through the another outlet. अब देखिए ये तो एक तरफ से जाने का रास्ता हो गया. अब यहां पर जो है एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सारा सेलुलोज डाइजेस्ट हो चुका होगा, सारा माइक्रोब्स जो है वो इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर लेंगे. मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी प्रोड्यूस होना था वो प्रोड्यूस हो गया, राइट. अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया जब ये ऊपर राइज करेगा ना तो देखिए यहां से कुछ सब्सटेंस जो है वो इधर मूव कर जाएंगे एज अ फॉर्म ऑफ स्लज. ठीक है. अब इस स्लज को जो है आप किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा और फर्मेंट करके एज अ मैन्योर फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं. So the cattle dung is available large quantities in the rural area where the cattle are used for the variety of purposes. यहां पर जो आपका कैटल डंग है ना, वो रूरल एरियाज में देखिए बहुत ज्यादा काउज एंड बफलोज लोग रखते हैं तो वहां पर जो है वो काउ डंग जो है वो एक बड़ी समस्या नहीं है. तो इसी वजह से वहां पर ये जो है आपके बायोगैस प्लांट रूरल एरियाज में आपको जनरली देखने को मिलते हैं. So biogas plant are more often built in the rural areas. The biogas thus produced is used for the cooking and lighting. अब ये जो बायोगैस प्लांट से जो गैस निकल रही है इसका यूज हम कहां करें, कुकिंग पर्पसेस में और लाइटिंग पर्पसेस. The technology of the biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute. IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के द्वारा जो है ये आपका बायोगैस का प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की थी और इसको रूरल एरियाज में जो है वो जो है इस बायोगैस प्लांट का जो है वो निर्माण भी करवाया था. तो देखिए ये दोनों जो आपके एक तो ये आपका इंस्टीट्यूट है IARI और जो दूसरा हमारा ये खादी ग्रामोद्योग जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जो है ना, इन दोनों का कोलैबोरेशन होकर जो है ये इस बायोगैस प्लांट का जो है वो निर्माण कराया गया. तो ये देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको. ना बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स का देखिए इस्तेमाल किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट की द्वारा. बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट्स डिजीज एंड पेस्ट. जनरली हम प्लांट्स
और प्लांट्स में जो होने वाले डिजीज हैं उसके लिए देखिए कोई ना कोई फंजीसाइड, बैक्टीरिसाइड या फिर हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं जो कि केमिकल बेस्ड होता है। अगर आप केमिकल बेस्ड क्रॉपिंग कर रहे हैं तो ये सारे केमिकल्स किसी न किसी अवस्था के द्वारा जो है ये आपके घर तक वापस आएगा। आपने बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस पढ़ी होगी, है ना? जो भी हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस अपने क्रॉप के दौरान यूज करते हैं, प्रोडक्शन के दौरान यूज करते हैं, वो हमारे क्रॉप का हिस्सा हो जाती है और वो जब हम उसका कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर ही आके एक्युमुलेट होना शुरू हो जाती है। तो ये अच्छा नहीं है ना? तो भाई अब डिजीज को कैसे रोकथाम करें? तो देखिए डिजीज को रोकथाम करने के लिए आपके पास एक दूसरा मेथड है जिसको आप कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करना। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। नाउ इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। वही बात लिखी गई है कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में हम ज्यादातर केमिकल्स के द्वारा जो है इस इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड्स का यूज करके जो है हम इंसेक्ट्स और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये केमिकल्स और या टॉक्सिक जो है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। ये किसी ना किसी तरीके से हमारे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रही हैं। आपका ये जो खेती में जो पानी यूज होता है, फर्टिलाइजर यूज किया, ये स्वीप आउट करके ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और वहां पर जो ये वाटर को पॉल्यूट करेगा। ये आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप प्लांट में भी प्रेजेंट हो जाएगा और जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो ये आपके बॉडी में पहुंच जाएगा। So our soil is also polluted through the use of weedicides and remove weeds. वीडीसाइड का यूज करते हैं ना वीड्स को रिमूव करने के लिए, तो देखिए वो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। So in agriculture there is a method of controlling pests that relies naturally predation rather than introduced chemical. Organic farmers is that biodiversity furthers health. Now the more variety of a landscape has, a more sustainable it is. तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो है ना आप किसी माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं अपने पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। माइक्रोब्स आपके प्लांट को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन पैथोजन को रोक करेंगे, उन पैथोजन को कंट्रोल करेंगे। So organic farmers therefore work to create a system where the insects that are sometimes called as pests are not eradicated but instead are kept as a manageable level by the complex system of check and balances with a living and vibrant ecosystem. तो देखिए जो फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो पूरे के पूरे इंसेक्ट्स को कभी रिमूव नहीं करते, है ना? वो पेस्ट को पूरा का पूरा रिमूव नहीं करते, वो उसको एक मैनेजेबल लेवल तक रखते हैं और उसको कम लेवल करने के लिए भी वो किसी भी केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो ये जो है एक तरह का सस्टेनेबल फार्मिंग है, मेथड है ना? The use of biocontrol measures will greatly reduce the dependence on the toxic chemicals and pesticide. तो अगर आप बायो कंट्रोल का मेथड यूज करेंगे तो आपका टॉक्सिक केमिकल और पेस्टिसाइड्स का यूज धीरे धीरे कम हो जाएगा। An important part of the biological farming approach is become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycle pattern of feeding and habitat that they prefer. A very familiar beetle with the red and the black marking. देखिए आपकी जो beetles है ना, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो रेस्पेक्टिवली। देखिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, जो ऑर्गेनिज्म किल हो जा रहे हैं वो आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो ऑर्गेनिज्म किल कर रहा है वो आपके प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, राइट? तो बायो कंट्रोल मेथड के द्वारा आप अपने हानिकारक जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillars is the bacteria Bacillus thuringiensis. देखिए कुछ बटरफ्लाई और उनके जो कैटरपिलर्स होते हैं वो आपके प्लांट्स की क्रॉप के लीव्स को आके खा जाते हैं। अब भाई जब लीव्स ही नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहां से होगा, और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो सीड्स में फूड कहां से जाकर स्टोर होगा, राइट? तो देखिए यहां पर जो बैक्टीरिया यूज होता है वो है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये बैक्टीरिया का नेम है। ये बैक्टीरिया आप हमारा जब बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आएगा वहां पर भी देखिए इसका हम स्टडी करेंगे।
तो यहां पर जो है इस बैक्टीरिया जो है ना, ये मार्केट में अवेलेबल है, इसका आप इस्तेमाल करिए। तो ये जो बैक्टीरिया है देखिए शैसे के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आप इसको वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए और स्प्रे कर दीजिए वल्नरेबल प्लांट्स पे, है ना, जैसे कि ब्रेसिकास हैं, फ्रूट ट्रीज हैं, इनके ऊपर जो है वो स्प्रे कर दीजिए। अब क्या होगा, ये जो है ना, जब ये जो आपके कैटरपिलर होंगे बटरफ्लाई के, जब इस प्लांट्स के लीव्स को खाएंगे तो इस बैक्टीरिया के में बॉडी के अंदर एक केमिकल बनता है ना, उस केमिकल्स के दौरान जो है उनकी डेथ हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और आपका प्लांट जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। ये बैक्टीरिया आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। So in the gut of the larva, the toxin is released and the larva get killed. The bacteria disease will kill the caterpillar, but the larva, other insects unharmed. आपके जो है बटरफ्लाई के जो है वो कैटरपिलर जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये दूसरे इंसेक्ट्स जो कि कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे आपके प्लांट्स को, उनको ये किल नहीं करेगा, राइट? Because of the development of the methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin gene into the plants. अब देखिए Bacillus thuringiensis से वो टॉक्सिन जीन को ही निकालकर प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। अब प्लांट स्वतः ही उस प्रोटीन को निर्माण कर रहा है, और जैसे ही इंसेक्ट्स के जो लार्वा हैं उनको आकर खाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। Such plants are resistant to attack by the insect pest. Now BT cotton is one such example. देखिए BT cotton एक वो एग्जाम्पल है जिसमें कि Bacillus thuringiensis का वो टॉक्सिन जीन इंट्रोड्यूस किया गया है। Biological control being developed for the use in the treatment of plant disease, फंगस ट्राइकोडर्मा। देखिए ट्राइकोडर्मा भी जो है वो एक फंगस है जिसको एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज किया जाता है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग सॉइल, ये सॉइल में अंदर फ्री लिविंग रहते हैं और रूट इकोसिस्टम, प्लांट्स के रूट इकोसिस्टम में आसपास रहते हैं। तो दे आर इफेक्टिव बाय कंट्रोल एजेंट ऑफ द सेवरल प्लांट पैथोजन, बहुत सारे प्लांट पैथोजन को ये कंट्रोल करते हैं। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बैकुलोवायरसेस आर द पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड द अदर आर्थ्रोपोड्स, है ना, ये इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स जो कि हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, बैकुलोवायरसेस उसको किल करते हैं। The majority of baculoviruses used as a biological control agent in the genus Nucleohydrovirus, Nucleopolyhedrovirus, ये एक एग्जाम्पल है baculoviruses का। Now these viruses are the excellent candidate for the species specific, ये पर्टिकुलर स्पीशीज को जाके ही किल करता है, इसका नैरो स्पेक्ट्रम है बायो कंट्रोल एजेंट का, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रही है और इस वायरसेस के द्वारा किल की जा सकती है, तो आप सिर्फ इस वायरस को ही यूज करिए। ये बाकी जो आपके माइक्रोब्स हैं, बाकी जो इंसेक्ट्स हैं जो कि आपके प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको ये किल नहीं करेगी, राइट? Microbes as a biofertilizer. Biofertilizers are the organisms that enrich the nutrient quality of the soil. ये हमारे सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर द बैक्टीरिया कॉल्ड फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। देखिए कुछ फंजाई और कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये एज अ बायोफर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। द नोड्यूल्स ऑफ द रूट लेग्यूमिनस प्लांट, ये आप जानते ही होंगे कि राइजोबियम जो है वो प्लांट्स के नोड्यूल्स में रहते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को अवेलेबल कराते हैं। Now these bacteria fix atmospheric nitrogen and make it available to the plants, है ना, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को अवेलेबल कराते हैं एज अ न्यूट्रिएंट। Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil, Azospirillum and Azotobacter, ये free living है ना, thus enrich the nitrogen content in the rhizobium। तो देखिए आपका नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ये फ्री लिविंग नहीं है, लेकिन आपका एजोस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है जो कि सॉइल में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट। देखिए माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, माइकोराइजल एसोसिएशन में हायर प्लांट्स के रूट्स जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएट होकर माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस लाइक ग्लोमस फॉर्म्स द माइकोराइजा, है ना, ये ग्लोमस एक मेंबर है जो कि माइकोराइजा बनाता है। द फंगल सिम्बियोंट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये फंगल सिम्बियोन्ट जो है वो फॉस्फोरस सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, बहुत दूर से लेकर आता है। इसकी जो माइसीलियम होती है वो बहुत दूर तक फैली रहती हैं, इवन अप टू द किलोमीटर्स, और वहां से ये जो है फॉस्फोरस को लेती हैं और लेकर प्लांट्स को दे देती हैं। प्लांट्स के जिसके रूट से ये एसोसिएटेड है ना, उसको ये दे देती हैं। अब प्लांट्स बदले में इनको थोड़ा जो है वो फूड मटेरियल दे देता है, क्योंकि फंजाई तो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, राइट। तो इस तरह का एसोसिएशन देखिए, माइकोराइजल एसोसिएशन देखा गया है। ये जो फॉस्फोरस वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट आल्सो सच एज रेजिस्टेंस टू द रूट बॉर्न पैथोजन। प्लांट्स को देखिए रूट बॉर्न पैथोजन जो है वो नहीं आने पाते, ये माइकोराइजर रोकते हैं। टॉलरेंस टू द सैलिनिटी एंड ड्राउट, ड्राउट से भी बचाते हैं। एंड ओवरऑल इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Cyanobacteria are the autotrophic microbes widely distributed in the aquatic terrestrial environments, many of which can fix atmospheric nitrogen like Anabaena, Nostoc and Acylitoria. ये सभी देखिए साइनोबैक्टीरिया हैं और ये आपके aquatic terrestrial environment का हिस्सा होते हैं। aquatic environment also and terrestrial environment also, और ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इन पैडी फील्ड्स, देखिए पैडी फील्ड्स में भी कुछ साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि आपके ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं सॉइल में, कैन इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अब हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि अ पार्ट ऑफ हमारे एनसीईआरटी होते हैं। तो देखिए सबसे पहला है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन ये ना आपके माइक्रोबियल बायोमास is the production of microbial biomass consumption as a human food or animal feed, and the common SCP spirulina germinarium है ना, ये एक SCP का एग्जाम्पल है। SCP is useful in reducing environmental pollution by managing industrial and agricultural waste. Bioherbicides are used for inhibition of growth of unwanted plants. Bioherbicides देखिए यूज किए जाते हैं ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए। इन चाइना द राइस फील्ड्स आर रेगुलरली प्रोवाइडेड विद एजोला। चाइना में जो है ये एजोला का देखिए यूज किया जाता है ना। एजोला का ये टेरिडोफाइट्स है जिसका यूज किया जाता है राइस फील्ड्स में। एर्गोट अ ड्रग दैट ऑब्टेन अ क्लेविसेप कैन बी यूज्ड टू स्टिमुलेट द contraction of uterine muscles during the childbirth. Alcohol has been successfully used as a motor fuel in Brazil, and it is the first leading country in the world. And rotenone is an insecticide of the plant origin. ये एक insecticide है जो कि plant origin का है. The term antibiotics was given by Waxman. Waxman के द्वारा जो है ये antibiotic term दिया गया था. Or during waste water treatment, trickling of filter is used for the secondary aerobic treatment. So इसी के साथ अभी जो हमारा थ्योरी पार्ट जो है वो यहां पर समाप्त होता है, और अभी कुछ ही क्षणों में जो है हम आपसे शेयर करेंगे डीपीपी और पीवाईक्यू। सो सबसे पहले जो है हम डीपीपी जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए डीपीपी का है हमारे स्क्रीन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, आपको स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए, बैकुलोवायरसेस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। बी, nucleopolyhedroviruses are excellent candidates for the species specific narrow spectrum insecticidal application. C, Bacillus thuringiensis are available in sachet as the dried spores and mixed with organic solvent and sprayed into vulnerable plants. And D, Trichoderma species are free living fungi that are very common in the root ecosystem. So we are having the 4 options. Okay. So आप सभी जो है
इसको अटेम्प्ट करिए और चैट बॉक्स में जो है आप इसके आंसर्स भेज सकते हैं। सो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी। ए, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, बी सी डी आर करेक्ट, और ए बी एंड डी आर करेक्ट। सो मेरे पास कुछ आंसर आ गए हैं। सो आप सभी का आंसर है डी, और मैं भी समझता हूं कि डी जो है वो आंसर जो है वो सही है। तो इसको सेव करके नेक्स्ट पर हम बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है यहां पे। BOD इज डैश इन पॉल्यूटेड वाटर एंड डैश इन पोर्टेबल वाटर। सो पोर्टेबल वाटर क्या होता है? पोर्टेबल वाटर होता है आपका ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज पोर्टेबल वाटर, राइट? सो हमारा ऑप्शन है ए, मोर और लेस, बी, लेस मोर, सी, लेस इन बोथ, एंड डी, मीडियम इन बोथ। तो आप सभी ने ऑप्शन ए को बोला है, राइट? तो चलिए, मेरा भी आंसर यही है, मोर और लेस। ठीक है, सो सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम हैज प्रूव टू बी अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर। ऑप्शन है ए, जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट्स, बी, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन, सी, बायोरेमिडेशन ऑफ contaminated soils, and D, reclamation of wastelands. सो आप सभी ए कह रहे हैं इस ऑप्शन के लिए। सो ए जो है वो जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट्स। नो, ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम इज नॉट यूज फॉर दी जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट्स, इट इज यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न पैथोजन। और जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने वहां पर इस चीज को डिस्कस किया भी था, राइट? तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। जितने लोगों ने बी कहा है वो सही है, तो मैं इसको सेव करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो ये हमारा स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द सीवेज ट्रीटमेंट, है ना? सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड यहां पर ये जो है आपका प्रश्न है। A, the treatment of wastewater in a sewage treatment plant is done by the autotrophic microorganisms present in the sewage. B, during the secondary treatment in the secondary treatment plant, BOD initially increases and then decreases. C, anaerobic digestion of the activated sludge produces biogas inside the sludge digester. And option D, a small portion of the primary sludge is used as an इनोकुलम टू स्टार्ट अनदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो आपके लिए देखिए ये 4 ऑप्शंस हैं जिसमें कि स्टेटमेंट को बताया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, राइट? सो द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज डन बाय द ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नो, ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल यूज नहीं किया गया था, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट फॉल्स है ना? B, during the secondary treatment plant, BOD initially increases and then decreases. Yes, BOD पहले बढ़ा हुआ होता है और जैसे जैसे हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, राइट? तो ये वाला भी आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है। और फिर आपका एनारोबिक डाइजेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोड्यूसेस बायोगैस इनसाइड द स्लज डाइजेस्टर, ये आपका ट्रू है। और D, small portion of the primary sludge is used as an inoculum to start another secondary treatment. Primary sludge नहीं, ये नहीं है आपका, ये false है ना? तो ये D, A ऑप्शन आप सभी लोगों का सही है। तो इसको हम सेव करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Activated sludge should have the ability to settle quickly so that it can A, be rapidly pumped back from sedimentation tank to aeration tank, absorb pathogen bacteria present in the wastewater while sinking to the bottom of the settling tank, be discarded and anaerobically digested, and option D, absorb colloidal organic matter.
सो कौन सा ऑप्शन सही है? आप सभी लोग कह रहे हैं कि ए ऑप्शन, राइट? बी रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू द एरेशन टैंक। यस, तो ये हम इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ। माइक्रोब जो है वो यूज किए जाते हैं कमर्शियली एंड इंडस्ट्रियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल्स, बी एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम्स, सी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। है ना? तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है। आप सभी ने कहा है ऑप्शन डी, यस, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए, एंजाइम्स के लिए और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए भी किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। वेरी गुड। अगला प्रश्न हमारा, आफ्टर फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं किया जाता है किसके प्रोडक्शन में? वाइन एंड बियर, विस्की एंड ब्रांडी, बियर एंड रम, वाइन एंड रम। सो उस टाइम भी मैंने बताया था, है ना, कि कौन सा जो है आपका अल्कोहल बेस्ड जो लिकर है किसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस की जाती है और किसमें नहीं की जाती है ना। तो आपका जो वाइन और बियर है इसमें देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं की जाती है ना, वीबी आप याद रखिए। जबकि दूसरा विस्की, ब्रांडी एंड रम, VWBR जो है आपका विस्की, ब्रांडी एंड रम, इसके प्रोडक्शन के लिए देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। यस, तो मैं भी ए को ऑप्ट करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लॉक्स प्रोडक्शन इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ द सीवेज कंप्राइजेज ऑफ। फ्लॉक्स जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में जो यूज किया जाता है ना, वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एल्गी एंड फंजाई, ओनली एल्गी, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बहुत सिंपल प्रश्न है ये, है ना। सो क्या होता है फ्लॉक में, क्या प्रेजेंट होता है? एल्गी और फंजाई होता है। कहीं मैंने एल्गी पढ़ाया पूरे आपके सीवेज ट्रीटमेंट में, कहीं एल्गी था, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, और वायरसेस तो है ही नहीं, राइट। तो आपका जब भी बताया गया था तो बैक्टीरिया और फंजाई के लिए बताया गया था, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई ही आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किए जाते हैं, राइट। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो हम इसको सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड। किस स्टेज में सीवेज ट्रीटमेंट के माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। तो क्या होगा आंसर? प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो जो सिर्फ जो आपके जो लार्जर पार्टिकल्स थे उसको वहां पर क्या किया जा रहा था? स्क्रीन किया जा रहा था, फिल्टर आउट किया जा रहा था, और बाद में सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो रहा था। कोई भी ट्रीटमेंट वहां पर माइक्रोब्स का नहीं हुआ था, राइट। तो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखिए माइक्रोब्स का ट्रीटमेंट होता है। तो ये हमारा 9th हो गया क्वेश्चन। और अब आता है लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। द माइक्रोबियल सोर्स ऑफ साइट्रिक एसिड इज। माइक्रोबियल सोर्स जो कि साइट्रिक एसिड का है। साइट्रिक एसिड किस माइक्रोब्स के द्वारा प्राप्त होते हैं हमें? ए एस्परजिलस नाइगर, बी एसिटोबैक्टर एसिटी, सी क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, एंड डी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए जो हमने आज पढ़ा है उसी से रिलेटेड सारे प्रश्न आ रहे हैं, है ना। एस्परजिलस नाइगर, राइट। सो मैं इसको सेव करता हूं और फिर सबमिट करता हूं। ठीक है, तो हमारे सभी प्रश्न सही हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं। तो यहां पर देखिए बैकुलो वायरसेस कह रहे हैं कि
ए बी डी, मैंने भी यही आपको ऑप्ट किया था, ए बी डी, ए सी इज नॉट करेक्ट, सी वाला तो नहीं करेक्ट है ना, तो ए बी डी ही था हमारा। शायद मैंने गलती से आपको ये बी मार्क कर दिया होगा, बट हमारा जो आंसर डी ही करेक्ट था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने पी वाई क्यू सेक्शन पे। पी वाई क्यू सेक्शन में बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है यहां पर, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व। कार्बन साइकिल में जो बैक्टीरिया का मेन रोल है वो क्या है? ए फोटोसिंथेसिस, बी कीमोसिंथेसिस, सी डाइजेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड डी एजिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। सो मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल, बैक्टीरिया का कार्बन साइकिल में क्या यूज है, राइट? ये हमारा प्रश्न है। सो किसी ने कहा है ए, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने कहा है सी ऑफ वाला ऑप्शन, यानी कि डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, देखिए बैक्टीरिया का जो यूज होता है ना कार्बन साइकिल में, वो क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उसको ब्रेक डाउन करना, है ना। फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं, है ना, नॉट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहीं वर्ड आए तो आप उसको साइनोबैक्टीरिया से कंफ्यूज मत करिएगा, राइट। तो आपका यहां पर देखिए ऑप्शन सी होता है सही, राइट। इसको हम सेव करते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड विद द गिवन टेबल। देखिए हर आपका ये जो टेबल है ना 3 कॉलम में डिवाइडेड है। पहला है आपका माइक्रोब का नेम, दूसरा है उससे प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट, और तीसरा है उसका एप्लीकेशन। उसका एप्लीकेशन क्या है, राइट? तो देखिए पहला माइक्रोब दिया है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे जो हमें प्राप्त होता है प्रोडक्ट, ये कह रहे हैं साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। और देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इससे हमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग प्राप्त होता है। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोब्स है मोनेस्कस परप्यूरियस, प्रोडक्ट जो है इससे प्राप्त हो रहा है स्टैटिन, और ये जो है इसका एप्लीकेशन है लोअरिंग ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। माइक्रोब्स है देखिए यहां पर स्ट्रेप्टोकॉकस, प्रोडक्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेस, और ये है आपका रिमूवल ऑफ क्लॉट बस्टर फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। और आपका डी वाला ऑप्शन क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये आपका प्रोडक्ट है लाइपेज, रिमूवल ऑफ ऑयली स्टेन्स, है ना। सो आपके जो तीनों रॉन्गली मैच पूछा हुआ है, तो आपके ये जो तीनों है ना, आपका जो एप्लीकेशन है माइक्रो प्रोडक्ट एप्लीकेशन ऑफ मोनेस्कस परप्यूरियस, स्टेन, स्टैटिन्स आपको देता है, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल करता है ना। डी वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, सो इसको मार्क करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, अ प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द, क्या इंक्लूड करता है, ए हेलोफाइल्स, बी थर्मोएसिडोफाइल्स, सी मिथेनोजेंस, एंड डी यू बैक्टीरिया। तो आपका ये जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट है जो कि बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो आप सभी ने जो है वो सी ऑप्शन को बोला है कि ये करेक्ट है, सी ऑप्शन, है ना। तो चलिए मैं भी सी ऑप्शन को ही ऑप्ट कर रहा हूं, मिथेनोजेन ही है जो कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोकैरियोट है, और ये जो है आपके बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि रूमिनेटिंग एनिमल्स के रूमेन में भी पाया जाता है, राइट। चलिए तो सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So, which of the following is correctly matched for the product produced by them?
Which of the following is correctly matched with the product produced by them? Saccharomyces cerevisiae, ethanol. Acetobacter aceti, antibiotics. Methanobacterium, lactic acid. Penicillium notatum, acetic acid. देखिए एसिटोबैक्टर एसिटी है ना, ये इससे एंटीबायोटिक्स नहीं प्राप्त होता, इससे हमें एसिड, ऑर्गेनिक एसिड प्राप्त होता है, राइट। मिथैनोबैक्टीरियम, ये मिथैनोबैक्टीरियम मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ना कि लैक्टिक एसिड, उसके लिए तो लैक्टोबैसिलस है। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होता है, ना कि एसिटिक एसिड। तो आपका जो सैक्रोमाइसिस सर्विसे है, देखिए ब्रेवर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसे जो कि इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है, राइट। तो ये आप सभी का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो मैं भी इसी को ऑप्ट करता हूं और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। कौन सा फॉलोइंग जो है वो आपका स्टेप जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट में सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करता है, सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करता है? स्लज ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट? सस्पेंडेड सॉलिड मैटर जो है उसको रिमूवल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? स्लज ट्रीटमेंट, आप सभी कह रहे हैं स्लज ट्रीटमेंट, ए बिल्कुल नहीं, स्लज ट्रीटमेंट के लिए जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टर्शरी ट्रीटमेंट में भी नहीं होता, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी नहीं होता, है ना। सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो सबसे पहले रिमूव किए जाते हैं, सबसे पहले रिमूव कर लिए जाते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा और सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, राइट। तो मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट को यहां पर ऑप्ट करता हूं एंड अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Conversion of milk to curd improves its nutritional value by increasing the amount of. Conversion of milk to curd improves its nutritional value by increasing the amount of. किस विटामिन्स का इंक्रीज होता है जब हम मिल्क से कर्ड को बनाते हैं? विटामिन B12, विटामिन ए, डी एंड ई। तो आप सभी लोग कह रहे हैं कि विटामिन B12, विटामिन B12 जो है जब कर्ड बनता है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यस ये बिल्कुल करेक्ट है और मैं भी ऑप्शन ए को ऑप्ट करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, राइट। एक कॉलम में है लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, सी एस्परजिलस नाइगर एंड डी एसिटोबैक्टर एसिटी। और दूसरे तरफ आप देखिए क्या है, चीज, देन कर्ड, साइट्रिक एसिड, ब्रेड एंड एसिटिक एसिड। सो देखिए लैक्टोबैसिलस जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? लैक्टोबैसिलस यूज किया जाता है कर्ड के प्रिपरेशन के लिए, राइट, कर्ड के प्रिपरेशन के लिए। सो ए का मैच हो जाएगा 2 के साथ। और आपका जो है सैक्रोमाइसिस सर्विसे, सैक्रोमाइसिस सर्विसे ये आपके ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ब्रेड बनाने के लिए, राइट। तो ये हो जाएगा ए, बी का मैच 4 के साथ, तो बी का मैच 4 के साथ हो गया। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर जो है वो आपका क्या बनाते हैं? साइट्रिक एसिड, राइट। और एसिटोबैक्टर एसिटी क्या बनाता है आपका? एसिटिक एसिड, राइट। तो इसके हिसाब से आप देखिए डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है, तो हम डी वाले ऑप्शन को यहां पर ऑप्ट करेंगे, राइट। तो मैं इसको सेव करता हूं और आगे बढ़ता हूं। सो अगला प्रश्न हमारा यहां पे,
Which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of plant disease? है ना, प्लांट डिजीज में एज अ बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा जो है वो माइक्रोब्स यहां पर यूज किया जाता है? ए एनाबीना, बी लैक्टोबैसिलस, सी ट्राइकोडर्मा एंड डी क्लोरेला। तो देखिए एनाबीना जो है वो बिल्कुल नहीं, ये साइनोबैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस जो है वो लैब का एग्जाम्पल है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और ये कर्ड बनाने के लिए यूज होता है। देन इसके बाद है आपका ट्राइकोडर्मा, ये आपका बायो कंट्रोल एजेंट है और ये प्लांट डिजीज को रोकथाम के लिए यूज होता है। क्लोरेला जो है वो आपका यहां पर एज ए सिंगल सेल प्रोटीन की तरह भी यूज होता है, राइट। तो ये आपका ट्राइकोडर्मा जो है करेक्ट आंसर है, आप सभी का भी यही आंसर है, इसको मैं ऑप्ट करता हूं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? ये थ्योरी में डिस्कस हुआ था, राइट। ए स्ट्रेप्टोकाइनेज, देन बी लाइपेजेस, सी साइक्लोस्पोरिन ए एंड डी स्टैटिन। सो क्या था? कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? स्टैटिन का, राइट। स्टैटिन, डी ऑप्शन करेक्ट है। आखिरी प्रश्न हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। ये ना ग्रुप है जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर में सभी के सभी बायो कंट्रोल एजेंट हैं। ए देखते हैं, ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, बी नॉस्टॉक, एजोस्पाइरलम एंड न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, सी बैसिलस thuringiensis, टोबैको मोजोइक वायरस, एफिड्स, एंड डी ट्राइकोडर्मा, बैकुलोवायरस एंड बैसिलस thuringiensis। सो देखिए इसमें देखिए आपका आ जाता है राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, ऑसिलेटोरिया, है ना। ये दोनों जो हैं वो आपके नाइट्रोजन फिक्सर है, ना कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होते हैं, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। नॉस्टॉक अगेन जो है ये बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। बैसिलस thuringiensis, टोबैको मोजोइक वायरस एंड एफिड्स, वायरस है। एफ जो है टीएमवी तो बिल्कुल नहीं होता, है ना। आपका क्या होता है? ट्राइकोडर्मा, बैकुलो वायरस और बैसिलस thuringiensis, ये हमने पढ़ा भी था, राइट। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको सेव करते हैं, ठीक है, और सबमिट करते हैं। तो हमारे सभी आंसर्स देखिए यहां पर करेक्ट हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। So thank you very much for attending today's session.